हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सोशियोलॉजी और क्लास 11th की सोशियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, इसका इंट्रोडक्शन देखा। और इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी बात की। सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट क्या है, इसके बाद में इसकी हिस्ट्री से लेकर के और करंट में इसका क्या फॉर्म है, किस मोड में चल रहा है सोशियोलॉजी, उस पर भी हम लोगों ने बात की थी। आज हम अपने बुक में क्लास 11th के बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, उस चैप्टर में एंटर करते हुए आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप 1 और 2 1-2 पेज डेली रेगुलर स्टडी करते रहिए। अपनी एनसीईआरटी बुक में ये जो फर्स्ट बुक है, इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इसमें से आप रेगुलरली इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, ये जब 2 बुक हैं आपके पास, ये फर्स्ट बुक है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, इसमें से चैप्टर फर्स्ट को आप डेली 1 या 2 पेज रीडिंग करना है। रीडिंग करने के बाद में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आ रहा है, या कोई कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है कुछ, या कोई ऐसा स्टेटमेंट जो आपको लगता है कि पूछना चाहिए, तो आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो हम लोग एज ए रीडिंग मोड में आगे बढ़ते हैं। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप बुक को सामने रख कर के बैठेंगे और चैप्टर की रीडिंग करते हुए उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता जा रहा हूँ। जब फर्स्ट स्टार्टिंग के ये 2 पेज आप पढ़ेंगे बुक में, फर्स्ट चैप्टर में, तो यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को आपको समझाने की कोशिश की गई है। और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को समझाने के लिए उन्होंने कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए हैं ह्यूमन बीइंग की या हम लोगों की पर्सनल लाइफ से। अभी एक रिसेंट एग्जांपल उसमें इसलिए लिया गया क्योंकि आप जैसे ही क्लास 11th में आते हैं, क्लास 10th पास आउट करके, तो इसके बाद में सब्जेक्ट का सिलेक्शन और स्ट्रीम का सिलेक्शन, कि आपको आर्ट ग्रुप में जाना है, साइंस में जाना है, मैथ्स में जाना है, या किस ग्रुप में जाना है, कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, या आगे चल कर के आपको किस फील्ड में जॉब और वर्क करना है। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के सामने आती हैं, तो यहाँ पर कभी कभी स्टूडेंट और उनके आसपास का जो सोशल एनवायरनमेंट है, सोसाइटी के जो लोग हैं, वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं। और यहीं से ओरिजिन होती है सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स की, सोशियोलॉजिकल मैटर्स की, प्रॉब्लम्स की और उनके सॉल्यूशंस की। कि देखिए, क्लास 11th में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट कितना कंफ्यूज रहता है, समझ नहीं पाता है कि उसे साइंस में जाना चाहिए, आर्ट में जाना चाहिए, वो मैथ्स ले कि बायोलॉजी ले या हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या लेगा। ऐसे में वो अपने पेरेंट्स से पूछता है। पेरेंट्स के साथ साथ कुछ दूसरे भी और भी एल्डर पर्सन हो सकते हैं सोसाइटी कम्युनिटी में, जो थोड़ा सा फेमस लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, या कोई भी ऐसे किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर ऑफिसर हो सकता है, उससे लोग सजेशन लेते हैं। टीचर से भी स्टूडेंट पूछते हैं। और कभी कभी सोसाइटी कम्युनिटी के लोग भी स्टूडेंट को अपने आप से सजेस्ट करते हैं कि आप तो ये सब्जेक्ट ले लो, आप तो ये सब्जेक्ट लेकर के ऐसा कर सकते हो, उस जॉब में जा सकते हो, इसमें ऐसा है वैसा है। तो स्टूडेंट कभी कभी समझ नहीं पाते हैं कि लोग जो कह रहे हैं मैं वो करूं, मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं मैं वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, या स्टूडेंट को ये कभी कभी ये लगता है कि मेरा मन तो सोशियोलॉजी पढ़ने में लग रहा है, हिस्ट्री पढ़ने में लग रहा है, फिर मैं साइंस मैथ क्यों लूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो कंफ्यूज होता है। और एक ऑब्वियसली जो क्वेश्चन जनरेट होता है वो ये, कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है सोसाइटी में। एक सवाल ये भी उठता है कि बच्चा ना पढ़े तो क्या होगा, वो पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ना लिखना और ये काम अगर वो कह दे कि मुझे करना ही नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने में, तब क्या होगा। तो सोसाइटी तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि बच्चा कह रहा है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। इसको तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जिस एज ग्रुप में हैं, जो 18-20 साल तक की एज़ है, इसमें स्टडी करनी है स्टूडेंट को। गवर्नमेंट भी कोशिश करती है, पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि हर बच्चा पढ़े, और बच्चा कह रहा नहीं मेरा मन नहीं है पढ़ना, तो इसमें क्या बुराई है।
तो यहाँ से क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, और ये सीधे ले जाता है आपको सोसाइटी की तरफ और सोशल स्टैंडर्ड की तरफ। देखिए, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन चाहे तो मनमानी कर सकता है। वो चाहे तो उसे राइट है, ये ह्यूमन राइट भी है और एक सोशल राइट भी है, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, बशर्ते वो इलीगल ना हो। वो पढ़े या ना पढ़े, ये कोई फोर्सफुली नहीं है। कोई अगर नहीं पढ़ना चाहता है तो गवर्नमेंट, पेरेंट्स या कोई उसको फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। लेकिन फिर भी ये मान लिया जाता है कि सोसाइटी, कम्युनिटी में एक स्टैंडर्ड है। समाज ने, देश ने, लोगों ने एक मानक तय कर लिए हैं, स्टैंडर्ड बना लिए हैं, और उन स्टैंडर्ड के आसपास, इर्द गिर्द तो आपको रहना ही है। समाज में ये बनाया गया है कि बच्चा जब छोटा है तो उससे लेकर के 18-20 साल तक की एज तक, जब तक कि वो कामकाज के लायक और सामाजिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के लायक नहीं हो जाता है, तब तक उसे पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, इन सब चीज़ों में मन लगाना चाहिए, और शिक्षा ग्रहण करके, विद्या ग्रहण करके और स्टडी के द्वारा उनको तमाम उन सभी सब्जेक्ट्स का, वो चाहे किसी भी ग्रुप के हो सकते हैं, साइंस, आर्ट या कॉमर्स, किसी भी ग्रुप के सब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई भी मैटर हो सकता है, इन सब का नॉलेज गेन करे। कम्युनिटी, सोसाइटी को, कंट्री को या सिटीजन को ज्वाइन करने से पहले वो बहुत सारे सब्जेक्ट में कम से कम एक बेसिक नॉलेज गेन कर ले, जिससे कि उसे आने वाले फ्यूचर में समाज के बीच में, लोगों के बीच में रहने में कठिनाई ना हो। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप किसी एटीएम बूथ या बैंक की लाइन में लगे होते हैं किसी काम के लिए, मान लीजिए उसमें 20-30 लोगों की लाइन लगी है, और एक व्यक्ति ऐसा है उसमें से जो पढ़ा लिखा नहीं है, इसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता है। अब बताइए कि वो एटीएम मशीन में जा कर के कैसे एंट्री करेगा, कैसे पिन कोड डालेगा, पैसे कैसे निकालेगा, या बैंक में वो कोई फॉर्म है, चालान है, या मान लीजिए डिपॉजिट फॉर्म है, कैसे भरेगा, वो किस तरीके से बात करेगा वहाँ के जो भी क्लर्क ऑफिसर बैठे हुए हैं। तो बाकी लोगों के लिए सब कुछ ईजियर है वहाँ पर जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस अनपढ़ व्यक्ति के लिए ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है। वो दूसरों से हेल्प लेने की कोशिश करता है, बड़ी ही दीनहीन अवस्था में पहुँच जाता है। और यही कुछ सोसाइटी, समाज में भी होता है। अगर आप सोसाइटी की जो मेन स्ट्रीम है, करंट स्ट्रीम है, इसको मुख्य धारा कहते हैं। जैसे मुख्य धारा का मतलब होता है जिस तरीके से समाज चल रहा है, जैसे समाज का ताना बाना बन चुका है आधुनिक समय में, समाज का जो रूप स्वरूप है, उसको बोलते हैं मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम। और मेन स्ट्रीम में रहना है आपको तो कम से कम समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाए गए उन मानकों को, स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। मतलब आपको, अगर आप चाइल्ड एज में हैं, अभी आप 18+ नहीं हुए हैं, तो आपको स्टडी करनी है, क्लासेस में एडमिशन लेना है, खेलना कूदना है, अपने आप को फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है। ये आपका स्टैंडर्ड है। इस दौर से, इस प्रैक्टिस और इस ट्रेनिंग के दौर से आपको गुजरना है, और सभी चिल्ड्रन को करना है ये। आप चाइल्ड एज में होकर के बड़े बूढ़ों की तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते, या बूढ़े लोगों की तरह बैठ कर के गार्जियन नहीं बन सकते। आपको उस एज ग्रुप के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, और ठीक वैसे ही आगे भी होगा। मान लीजिए कोई 45-50 साल का व्यक्ति है, वो अपनी फैमिली को संभाल रहा, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, उसके माता पिता हैं, अब वो कोई काम काज करता है, कुछ कमा के लाता है और उससे अपने परिवार को और घर के खर्च को चला रहा है। ऐसे में वो अचानक से कह देता है, नहीं अब मुझे काम नहीं करना है, और काम बंद करके मुझे अब क्या करना है, मैं दोबारा से एडमिशन लेने जा रहा हूँ और क्लास 9-10 में पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे काम बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर सारी सिचुएशन करने को वो कर सकता है, ये बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन यहाँ पर फिर उस सोसाइटी और कम्युनिटी में, उस परिवार में जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी अभी उसने टेक ओवर कर रखी है, उनको फिर कौन निभाएगा? फिर परिवार के ऊपर बहुत मुसीबत आ जाएगी।
उसकी पत्नी, माता पिता, बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? अब उसके बच्चे ही 9th-10th में पढ़ रहे हैं, अब वो उन्हीं के साथ स्कूल में यदि पढ़ने जाएगा या अपने अर्निंग के वर्क को छोड़ करके वो स्टूडेंट बन जाएगा, तो फिर तो परिवार और समाज में बहुत मुश्किल आ जाएंगी। फिर उसका जीवन चलना असंभव हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी फैमिली के बाकी लोगों का भी जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि सोसाइटी में एज के अकॉर्डिंग, और एज ही क्यों, ऐसे बहुत सारे अभी आपको पॉइंट्स और ऐसे मैटर्स दिखेंगे जिनके बेसिस पर कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, और उन्हें स्टैंडर्ड को फॉलो करना, स्टैंडर्ड के कम से कम नज़दीक बने रहना, ये ह्यूमन बींग्स की, सिटीजन्स की, सोसाइटी के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, उनकी ड्यूटी भी होती है, और ये उनका आप ये कह सकते हैं कि एक मॉरलिटी भी है। तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर सोशियोलॉजी में ये जो सवालात उठते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करे, वो ऐसा क्यों करे, ऐसा ही क्यों करे, ये सारे सवाल कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हम लोग, आप लोग, या जो कोई भी जहाँ पर है जिस तरीके के काम कर रहा है वो, या उसको करना चाहिए, कम्युनिटी में, सोसाइटी में, परिवार में एक जो ये सेंटेंस आता है, यू शुड डू इट, वी शुड डू इट, हमें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ये जो आता है चाहिए वाला अर्थ, इसका मतलब है कि ये सोसाइटी, समाज के द्वारा कुछ स्थापित किए गए मानदंड हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और इनको फॉलो करके आप अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज की कंडीशन में फिर आप बैकवर्ड हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इसी टॉपिक के साथ हम लोग आगे फिर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको 1-2 पेज डेली स्टडी करिए, रीडिंग करिए, और उस पर थोड़ा सा अपना माइंड मेकअप, मैंने बताया था कि आप थिंकिंग क्रिएचर बनिए, उस पर विचार कीजिए, सोचिए कहाँ तक आप विचार कर सकते हैं, दूसरों से सवाल कीजिए। तो ऐसे आप थिंकिंग क्रिएचर के फॉर्म में आगे बढ़ते रहिए।